हेलो चिल्ड्रन, मैं सत्यजीत आपके लिए क्लास 10 हिस्ट्री चैप्टर 1 नेशनलिज्म इन यूरोप का इस सीरीज़ का अगला वीडियो लेकर के आया हूं। और आज हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे वो विषय है ब्रिटेन की अजीब कहानी, द स्ट्रेंज स्टोरी ऑफ ब्रिटेन। तो ये स्ट्रेंज स्टोरी बताने से पहले मैं आपको कुछ छोटी छोटी चीज़ें क्लियर कर देना चाहता हूँ। आप अक्सर सुनते होंगे ग्रेट ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड। कभी कभी आप जब क्रिकेट का मैच देखते होंगे तो देखते होंगे कि जो इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं उनके हेलमेट के ऊपर, उनके टी शर्ट के ऊपर, कैप के ऊपर लिखा होता है क्रिकेट बोर्ड ऑफ इंग्लैंड एंड वेल्स। तो आपको बड़ी कंफ्यूजन होती होगी कि ये नाम अलग अलग क्यों है, ऐसा क्यों है। तो सबसे पहले एक लाइन में समझ लीजिए कि ग्रेट ब्रिटेन जनरली एक आइलैंड को कहा जाता है। दुनिया का 9वां सबसे बड़ा आइलैंड है ये। एरिया के मामले में दुनिया का 9वां सबसे बड़ा आइलैंड है जो ग्रेट ब्रिटेन के नाम से जाना जाता है। और पॉलिटिकली ग्रेट ब्रिटेन को 3 देशों को रिप्रेजेंट करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। ये 3 देश हैं, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स। तो अगर कोई आपसे कहे कि ग्रेट ब्रिटेन क्या है तो आप कहेंगे कि जियोग्राफिकली ग्रेट ब्रिटेन इज एन आइलैंड, द 9th लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड, लोकेटेड इन द नॉर्थ अटलांटिक ओशन। और इसी ग्रेट ब्रिटेन आइलैंड पर 3 देश हैं जिसमें इंग्लैंड है, स्कॉटलैंड है और वेल्स है। ये तीनों स्वतंत्र देश हैं, तीनों की अपनी अपनी राजधानी है। और जब अगर कोई आपको कहेगा यूनाइटेड किंगडम, तो यूनाइटेड किंगडम में आप कहेंगे, यूनाइटेड किंगडम का अर्थ हुआ ये 3 देश और एक चौथा स्वतंत्र हिस्सा जो कि इंग्लैंड की संसद के तहत आता है, वो कहलाता है नॉर्दर्न आयरलैंड। तो ये क्लियर हो गया आपको। अब हम आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि चैप्टर में ब्रिटेन की अजीब कहानी करके ऐसा क्यों दिया गया। तो चूंकि आप अभी तक ये पढ़ते चले आ रहे थे कि हम इतिहास को उठा करके देखें शुरू से ही, तो आज से कई सदियों पहले, 3-4 सदियों पहले, लोग देश जैसे किसी शब्द के बारे में नहीं जानते थे। उन्हें नहीं पता था कि एक नेशन स्टेट का हिस्सा बनने से क्या फायदे हो सकते हैं। तो जैसे जैसे फ्रांस की क्रांति का संदेश आगे बढ़ता चला गया, वैसे वैसे दुनिया के और कई देशों के अंदर अपने आप में ये इच्छा बढ़नी शुरू हो गई कि हमें भी एक यूनाइटेड टेरिटरी बनानी चाहिए, हमें भी अपनी कम्युनिटी को, अपने कल्चर को, अपनी लैंग्वेज को, अपनी आइडेंटिटी को बरकरार रखना चाहिए, यूनाइटेड रहना चाहिए। तो अगर हम इतिहास में देखें तो बहुत सारे स्कॉलर्स ये मानते हैं कि एक देश बनने का जो प्रोसेस है उसका एक बहुत अच्छा उदाहरण ब्रिटेन भी है। तो ब्रिटेन का देश बनने का उदाहरण जो है वो अलग कैसे है, ये समझिए। इस ग्रेट ब्रिटेन आइलैंड पर अलग अलग भाषाई समुदाय रहा करते थे, जिसमें से इंग्लिश कम्युनिटी थी जो इंग्लैंड के वासी हैं, मूल निवासी। दूसरी कम्युनिटी स्कॉटिश कम्युनिटी, स्कॉट्स कहा जाता था इनको। और तीसरी कम्युनिटी थी वेल्स कम्युनिटी। एक और कम्युनिटी है जो आयरिश कम्युनिटी है, आयरिश कम्युनिटी, जिससे कि आज नॉर्दर्न आयरलैंड और रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, ये 2 देशों का जिक्र करते हैं हम इसके बारे में भी बताएंगे आपको। तो इन 3 कम्युनिटीज के एक बड़े आइलैंड पर होने के साथ साथ समय बीतने के साथ क्या हुआ, आप जानते हैं कि ब्रिटेन एक बहुत पावरफुल कंट्री हुआ करता था। और ब्रिटेन में राजशाही आज से कई सदियों पहले से चलती चली आ रही थी। बहुत पहले ये रोमन एम्पायर का भी हिस्सा हुआ करता था। तो उतना आगे, उतना पीछे इतिहास में ना जा करके अगर हम बुक वाइज इसको देखें तो ब्रिटेन में ब्रिटिश कम्युनिटी, ये जो इंग्लिश कम्युनिटी थी, इंग्लिश कम्युनिटी के लोगों ने क्या करना शुरू किया, इन्होंने अपनी पावर, अपने एजुकेशन, अपने कल्चर को प्रमोट करना शुरू किया इस पूरे आइलैंड पर। और ये जो 2 छोटी छोटी कम्युनिटीज थी, स्कॉटिश कम्युनिटी और वेल्स कम्युनिटी, इसके ऊपर इन्होंने प्रेशर बनाना शुरू कर दिया और ऐसे कहिए कि अपना डोमिनेंस बढ़ाया और उनके ऊपर जो है वो अधिकार करना उन्होंने शुरू कर दिया। 1707 ईस्वी में एक बहुत बड़ी संधि हुई, जिस संधि में इंग्लैंड और स्कॉटलैंड, इन दोनों को यूनाइट कर दिया गया और कहा कि अब हम ग्रेट ब्रिटेन, इंपेरर जो थे उस वक्त, उनके शासन के तहत हम ग्रेट ब्रिटेन नामक एक देश से जाने जाएंगे, ठीक है। और स्कॉटिश कम्युनिटी के लोगों का जो भी आइडेंटिटी था वो धीरे 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 इन्होंने सप्रेस कर दिया, उनको, उनके ऊपर डोमिनेंट हो गए और ये जो इंग्लिश लोग थे ये पावरफुल हो गए। समय बीतता चला गया।
अब जो पास की आयरिश कम्युनिटी थी, आयरिश भाषी जो लोग थे, इन सब के बीच भी काफी टकराव की स्थिति थी। वेल्स चूंकि छोटा सा हिस्सा था, वेल्स ने बिना किसी विद्रोह के अपने आप को इंग्लैंड का सब्सिक्वेंट मान लिया, इंग्लैंड का कॉन्स्टिट्यूएंट मान लिया इसने। तो देखिए, इस आइलैंड पर इंग्लैंड ने पहले स्कॉटलैंड को कैप्चर कर लिया और उसके बाद इन्होंने वेल्स के ऊपर भी अपना डोमिनेंस बना लिया, यानी इनको आपस में मर्ज कर लिया। अब रह जाता है आयरलैंड। तो आयरलैंड के बारे में समझिए। आयरलैंड को भी इंग्लैंड ने कुछ समय बीतने के साथ साथ, आयरलैंड का ज्योग्राफिकल लोकेशन अगर आप देखेंगे तो इस ग्रेट ब्रिटेन आइलैंड से सटा हुआ है, बहुत थोड़ा सा मार्जिन है दोनों ही कंट्रीज के बीच में सी का। तो आयरलैंड को इन्होंने 1801 ईस्वी में आयरलैंड के ऊपर भी इन्होंने नियंत्रण कर लिया। तो इस तरह से इन्होंने अपने ग्रेट ब्रिटेन आइलैंड पर, इंग्लिश कम्युनिटी ने आयरलैंड के ऊपर भी नियंत्रण जमा लिया। तो इस तरह से एक बड़ा समूह जो है वो अंग्रेजों का, उसने पूरे के पूरे अदर कम्युनिटीज के ऊपर अपने आप को डोमिनेट कर लिया। फिर समय बीतता चला गया और 1921 ईस्वी में आकर के आयरलैंड के अंदर विद्रोह हुआ, क्योंकि आयरलैंड जो है वो एक कैथोलिक कंट्री है और आयरलैंड का जो उत्तरी हिस्सा है, जो नॉर्दर्न आयरलैंड के नाम से जाना जाता है, वहां ज्यादातर प्रोटेस्टेंट लोग हैं। कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट्स के बीच का छोटा सा फर्क हम आपको बता देते हैं। कैथोलिक लोग वो होते हैं जो परंपरावादी क्रिश्चियंस हैं, और प्रोटेस्टेंट लोग वो हैं जो सुधारवादी क्रिश्चियंस हैं। जो मार्टिन लूथर, जो एक रिफॉर्मर थे यूरोप में, उनके द्वारा जो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी थी, जो पारंपरिक ईसाईयत थी, उसके बारे में उन्होंने चैलेंज करके कुछ सुधारवादी चीजें लिखी थी, और जिसके बाद ये क्रिश्चियनिटी के दो हिस्से हो गए थे। तो जो लोग अभी भी परंपरावादी क्रिश्चियंस हैं वो कैथोलिक्स होते हैं, और जो मार्टिन लूथर के फॉलोअर्स हैं वो प्रोटेस्टेंट कहलाते हैं। तो आयरलैंड जो है वो मूल रूप से एक कैथोलिक देश है, और आयरलैंड का जो उत्तरी हिस्सा है, नॉर्दर्न आयरलैंड, ये प्रोटेस्टेंट बहुल एरिया है। यहाँ प्रोटेस्टेंट लोगों की संख्या ज्यादा है। कुछ आंतरिक विद्रोह भी हुए, और उन विद्रोहों में ब्रिटेन ने अपने साथी स्कॉटलैंड और वेल्स के साथ मिल करके नॉर्दर्न आयरलैंड के प्रोटेस्टेंट लोगों को सपोर्ट किया, और उन्हें कहा कि हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे। ज्यादातर ब्रिटेन में रहने वाले लोग भी प्रोटेस्टेंट ईसाईयत को ही मानते हैं। तो इस तरह से नॉर्दर्न आयरलैंड ने ब्रिटेन को ही अपना रहनुमा, आप कह सकते हैं कि अपना गार्जियन, एज अ मेंटोर, एज अ लीडर, अपने आप को, इंग्लैंड को ही उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। तो 1922 ईस्वी में, यानी आयरिश फ्री स्टेट बन गया, आयरलैंड स्वतंत्र हो गया, और आयरलैंड का जो छोटा सा हिस्सा है नॉर्दर्न आयरलैंड, वो बन गया इंग्लैंड की संसद का एक कॉन्स्टिट्यूएंट हिस्सा। तो इस तरह से देखिए, 1707 में स्कॉटलैंड के ऊपर नियंत्रण, कुछ समय के बाद वेल्स के ऊपर नियंत्रण, और 1801 ईस्वी में आयरलैंड, पूरे आयरलैंड के ऊपर कब्जा किया इन्होंने। बाद में आयरलैंड ने अपने आप को इंग्लैंड की संसद से अलग कर लिया, वो एक स्वतंत्र देश है अभी। लेकिन 1921 ईस्वी में ब्रिटेन ने आयरलैंड के उत्तरी हिस्से को सपोर्ट करके उसको भी अपने अंदर मिला लिया, और तब से हम इसे यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड नॉर्दर्न आयरलैंड के नाम से जानते हैं, जिसमें ग्रेट ब्रिटेन, हमने आपको पहले ही बताया, 3 देशों को रिप्रेजेंट करता है, और यूनाइटेड किंगडम में ये नॉर्दर्न आयरलैंड भी आता है। समय बीतने के साथ साथ इंग्लिश लोग, जो अंग्रेज लोग थे, उनका प्रभुत्व बढ़ता चला गया, वो पावरफुल होते चले गए। आज इन तीनों ही देशों का एकमात्र संसद है, एकमात्र संसद है जो इंग्लैंड में है, और इंग्लैंड की क्वीन एलिजाबेथ सेकंड, आप जानते हैं, ये इन तीनों ही देशों का, और साथ ही साथ नॉर्दर्न आयरलैंड की भी क्वीन मानी जाती हैं। दुनिया के और भी कई ऐसे देश हैं जो कॉमनवेल्थ में आते हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया ले लीजिए, तो ऑस्ट्रेलिया का जो हेड ऑफ द स्टेट होता है वो भी इंग्लैंड की ही क्वीन होती हैं, क्योंकि ये भी कभी ब्रिटिशर्स के द्वारा रूल किया जाता था। तो दुनिया के कई ऐसे देश हैं जिनमें अभी भी वो एज हेड ऑफ द स्टेट काम करती हैं। तो देखिए, इस तरह से ब्रिटेन ने भी अपने आप को एक सेपरेट आइडेंटिटी दी। इन्होंने डिप्लोमेटिक तरीके से अपने दिमाग का इस्तेमाल किया, अपनी एजुकेशन का, अपनी पावर का, अपने इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल किया, और अपने आसपास की जो कम्युनिटीज थी उसको अपने साथ मिला करके रखा। आज भी ये सारे देश
स्वतंत्र हैं, सबकी अपनी अपनी राजधानी है, लेकिन सबकी जो संसद है वो यूनाइटेड है और वो लंदन में है। वेस्टमिंस्टर के नाम से जानते हैं आप, वेस्टमिंस्टर सिस्टम कहा जाता है इसको। तो एक ब्रिटेन, एक कंट्री इंग्लैंड, और ये काफ़ी बड़ा यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड नॉर्दर्न आयरलैंड के नाम से जाना जाता है। कुछ आंदोलनों को भी दबाया इसके लिए, वोल्फ टाउन और ऐसे ही कुछ आयरिशमैन लोगों का आंदोलन भी हुआ। आयरलैंड के ऊपर ब्रिटेन ने हमला भी किया, लेकिन अंत में आयरलैंड को 1821 ईस्वी में इन्होंने मिलाया भी, और अंत में जाकर के 1921 में आयरलैंड स्वतंत्र हुआ। लेकिन नॉर्दर्न आयरलैंड, चूंकि ब्रिटेन ने उसको मदद की, प्रोटेस्टेंट लोगों को प्रोटेक्ट किया, इसीलिए वो ग्रेट ब्रिटेन और नॉर्दर्न आयरलैंड एक साथ हैं, अभी यूनाइटेड किंगडम के नाम से जाने जाते हैं। तो यही था आपका ब्रिटेन की अजीब दास्तान। अगर इस वीडियो से संबंधित आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट में लिख करके बता सकते हैं, और मैं आपको ईमेल एड्रेस भी इस वीडियो की कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। उसके बाद आप जो भी सवाल होंगे आप मुझे उस ईमेल करके भी पता कर सकते हैं, और अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे चैप्टर के अगले सेक्शन के बारे में। तब तक अपनी पढ़ाई जारी रखें। टेक केयर।